5 terrifying and the scariest theories of the universe. Zoo hypothesis, the multiverse theory, false vacuum, higher dimension, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट हर साल कोई ना कोई न्यू थ्योरी निकाल ही देते हैं। अब ऐसे ही कई थ्योरीज में से कुछ तो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, जो हमें जिंदगी और यूनिवर्स को देखने का एक नया नजरिया देती हैं, पर इनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक भी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी डार्क हॉरर साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सुनकर आप अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाएंगे। नंबर 5, द ग्रेट फिल्टर। हमारे यूनिवर्स की एस्टिमेट एज 13.8 बिलियन ईयर्स बताई जाती है साइंटिस्टों, और इतने पुराने यूनिवर्स में हम ह्यूमंस साइंटिस्टों के मुताबिक महज 2 लाख साल पहले ही एडवांस होना शुरू हुए थे। इस डार्क यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज होंगी, जिनके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी कई सारी सोलर सिस्टम्स और इनके प्लैनेट और स्टार्स होंगे। पर यह बात ताजुब की नहीं लगती कि इन अनगिनत प्लैनेट के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी हम अपने आप को ही ओनली लिविंग सिविलाइजेशन या मोस्ट यूनिक एग्जिस्टेंस सिविलाइजेशन इन द यूनिवर्स के इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। ये बात कुछ पले नहीं पड़ती, बट क्रिटिक्स कहेंगे कि अगर हम लोग अकेले नहीं हैं और हमारे अलावा भी अगर कोई सिविलाइजेशन मौजूद है, तो हम इनसे इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक क्यों नहीं मिल पाए हैं, या इन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। वैसे तो ये सवाल काफी अच्छा है और काफी समय तक इसने साइंटिस्टों को घुमा भी दिया था, लेकिन तभी ये थ्योरी रॉबर्ट सैंडसन ने दुनिया के सामने रखी, द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इसके हिसाब से हम लोग अभी तक किसी भी हायर सिविलाइजेशन या फिर एलियन लाइफ से इसलिए नहीं इनकाउंटर कर पाए हैं क्योंकि इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन ने हर छोटी बड़ी सिविलाइजेशन के लिए एक बंदिश ब्लॉक या फिर कहें एक फिल्टर बना कर रखा है। इस फिल्टर बनाने का मकसद ये हो सकता है कि कोई एक सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन में टांग ना हरा पाए। शायद मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ये चाहती होगी कि हर सिविलाइजेशन नेचुरली इवोल्व करे बिना किसी हेल्प के, और जब वो इस चीज में पूरे हो जाएंगे, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एक दूसरी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तब ये फिल्टर हटेगा। ये कुछ जू हाइपोथेसिस से मिलता जुलता है। अब इन दोनों के 2 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। पहला, या तो हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमारे मुकाबले में कोई मेजर सिविलाइजेशन है ही नहीं, या दूसरा ये कि हम इस यूनिवर्स के सबसे कम एडवांस सिविलाइजेशन में से एक हैं। वैसे ज्यादातर चांसेस ऑप्शन बी के ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 लाख सालों में इतने प्रोग्रेस की है। तो जरा ये सोचिए, जो बिलियन ईयर्स से मौजूद सिविलाइजेशन होगी वो टेक्नोलॉजी के किस लेवल पर होंगे। इनके लिए यूनिवर्स शायद एक प्लैनेट से ज्यादा कुछ ना हो। नंबर 4, द मल्टीवर्स थ्योरी। दोस्तों, पिछले थ्योरी में बात थी कई सारे सिविलाइजेशन की, पर अब बात हो रही है कई सारे यूनिवर्स की। मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स कोई अकेला यूनिवर्स नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे यूनिवर्स मौजूद हैं। पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, पैरेलल वर्ल्ड आपने सुना ही होगा। पैरेलल वर्ल्ड, जिसको आप मल्टीवर्स का एक हिस्सा मान सकते हैं। पैरेलल वर्ल्ड के हिसाब से हमारे इस यूनिवर्स की तरह एक ऐसा यूनिवर्स भी होता है जहाँ पर धरती और सारे लोग सेम रहते हैं, पर वहाँ काफी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर हूँ, पर किसी पैरेलल वर्ल्ड में हो सकता है कि मैं एक सिंपल कॉर्पोरेट सेक्टर का गुमनाम बिजनेसमैन हूँ, और किसी पैरेलल वर्ल्ड में ये भी हो सकता है कि मैं किसी एप्पल जैसी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। ईच पैरेलल वर्ल्ड है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और इससे कई किसी अब तक पैरेलल वर्ल्ड के रिलेटेड अपनी आम दुनिया में सुन चुके हैं। और अगर ये पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो इस सभी को एक वर्ल्ड में डिफाइन करेंगे, तो वो बनेगा मल्टीवर्स, यानी कि कई यूनिवर्स से कई गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। वैसे ही मल्टीपल्स यूनिवर्स मिलकर मल्टीवर्स बनाते हैं। अब पहले ये भी कहा जाता था कि ब्लैक होल्स के अंदर एक कॉस्मिक टनल है जो एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़ता है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 3, फॉल्स वैक्यूम। क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये यूनिवर्स कुछ भी नहीं, बस एक बबल है, तो इस बबल के बहुत अंदर नीले प्लैनेट पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। यकीन नहीं होता, राइट? अकॉर्डिंग टू द सम फेमस थियरीज, इस मल्टीवर्स के बारे में हमने आपको जस्ट कुछ वक्त पहले ही बताया। वो मल्टीवर्स कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन है, और ये सभी यूनिवर्स जो कि इस मल्टीवर्स का हिस्सा है, जिन सबको मिलाकर ये मल्टीवर्स बनता है, वो सभी मल्टीवर्स इन बड़े से ओशन में मेज बबल्स हैं, नथिंग एल्स। इन साइंटिस्ट की अकॉर्डिंग ये बुलबुले ठीक उसी तरह से हैं जैसे हमारी धरती के किसी भी ओशन में बुलबुले पाए जाते हैं, बस ये
हाईली इंडोर रेजिस्टेंस बबल्स हैं। लॉजिकली इनका मानना है एक दिन अचानक से ये यूनिवर्स बबल बस्ट आउट हो जाएगा और इसके अंदर हर एक चीज पल भर में खत्म हो जाएगी। वैसे तो प्रेडिक्शन ये है कि अगर ये थ्योरी सच भी होती है तब भी इसमें से तबाही को होने में 4 से 5 बिलियन ईयर्स लगेंगे। तब तक आप और मैं कहाँ होंगे। नंबर 2, हायर डायमेंशन। द रियर मोर हाईटेक पीपल्स देन अस इन द यूनिवर्स। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं अपनी अलग अलग वीडियोस पे, पर टेक्नोलॉजी के अलावा और ऐसा क्या खास है कि वो हमसे अलग होंगे। अच्छा चलिए आपसे बहुत ही सिंपल जनरल सवाल पूछता हूँ मैं, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ इस सवाल का जवाब आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे या फिर श्योर नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि इंसान कौन से डायमेंशन का जीव है, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन या फिर 5th डायमेंशन। और अब अगर आंसर डाल दिया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है कि हम लोग 4th डायमेंशन यानी कि 4D सिविलाइजेशन है। और ऐसा क्यों? पहले इंसानों को लगता था कि दुनिया के 3 डायमेंशन है, हाइट, विड्थ और डेप्थ, और साइंटिस्ट को लगता था कि हम लोग 3 डायमेंशन सिविलाइजेशन है। पर तभी एक मशहूर साइंटिस्ट आया और इन्होंने अपनी स्टडीज से रिवील किया कि टाइम यानी कि समय 4 डायमेंशन है और हम लोगों के जीवन के साथ समय भी आगे बढ़ता जाता है। इन शॉर्ट ये प्रूफ हो चुका था कि हम लोग 4 डायमेंशन बीइंग है। क्या आप ये जानते हैं वो साइंटिस्ट कौन थे? जरा सोचिए, वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। पर क्या हमें अपने से एक लेवल ऊपर यानी कि 5th डायमेंशन से खौफ खाना चाहिए? इंटरस्टेलर मूवी आप सभी ने देखी होगी। इसमें मुझे सबसे टेराफाइंग सीन वो लगता है जब ऊपर ब्लैक होल में एग्जिट करने के बाद एक तरह के ट्रस्टेड जैसे इफेक्ट को यूज करने लगता है और टाइम में पीछे जाकर अपनी बेटी को इशारा देता है। फिल्म में इस ट्रस्टेड को 5th डायमेंशन स्पेस में बनाया था और इसको बनाने का इनका मकसद सिर्फ इतना था ताकि ह्यूमंस लाइफ अर्थ पर सिक्योर रहे और इनको ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल जाए जिसकी वजह से वो अर्थ को एस्केप कर सकें। इस मूवी के बाद साइंटिस्टों से सवाल शुरू हो गए कि क्या सच में 5th डायमेंशन सिविलाइजेशन ऐसा कुछ कर सकती है, और साइंटिस्टों का जवाब था जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। थ्योरेटिकली सही है, पर साइंटिस्ट का मानना था कि जैसे हम लोग अपनी कार को बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं वैसे ही हायर डायमेंशन में रहने वाले लोग भी टाइमलाइन में आगे पीछे जाकर अपनी इफेक्ट दिखा सकते हैं। अब बात दिमाग को हिलाने की ये है कि अगर वो समय में ट्रेवल कर सकते हैं तो वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते होंगे, पर अभी तक ये सब सिर्फ एक थ्योरी है। बस हम लोग तो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इस थ्योरी के पीछे की सच्चाई हमारे सामने आएगी। नंबर 1, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। The world is real or not? Are we alone? ये विचर 3 कंप्यूटर गेम जिसने साल 2015 के बेस्ट गेम अवार्ड ऑफ द ईयर जीता था। ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है जहाँ इसका मेन कैरेक्टर कैलॉट, जिसका नाम है, एक मैजिकल वर्ल्ड का सफर कर रहा है। ये दुनिया देखने में काफी रियल लग रही है, राइट? और ऐसे रेंडर यानी क्रिएट करने के लिए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो बस ये शुरुआत है। आप जानते होंगे 1990 के कंप्यूटर गेम्स कैसे दिखते थे। कंप्यूटर गेम्स की बात छोड़ दीजिए, अगर आप iPhone 5 जैसे पावर वाला कोई गैजेट 1991 में खरीद सकते तो वो आपको 20 करोड़ का मिलता और आज कुछ हजार रुपयों में ही अब ये खरीद सकते हो। इसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी, खासकर कंप्यूटिंग पावर में एडवांसमेंट की ग्रोथ एक लीनियर ग्राफ में नहीं होता बल्कि एक्सपोनेंशियल होता है। एक बहुत ही फेमस थ्योरिस्ट मोर्स लॉ ये कहता है कि हर 2 साल में कंप्यूटिंग पावर डबल हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या अगर हमारी जिंदगी भी इसी गेम की तरह एक सिमुलेशन निकली और फ्री विल, जो आपकी खुद की इच्छा मर्जी जैसे हम महसूस करते हैं वो रियल में एक प्रोग्राम ही हो? आप सोचोगे कि ये क्या पागलपन है, पर अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख सकेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद भी आगे बताए गए प्रूफ्स को ध्यान में देखकर हैरान हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं बल्कि साइंटिफिक प्रूफ है जो 100% साइंस और इसके लॉस पर मौजूद हैं और ये आपको एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से पार कर देंगे। फिर आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या है सच्चे और क्या है भरम। कंप्यूटर गेम्स क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर जो कि कोड्स पे काम करते हैं, यानी जिसने ये कोड्स बनाए हैं इसने इंफॉर्मेशन को कोड के रूप में स्टोर किया है और यही कोड्स इंफॉर्मेशन यानी कमांड्स की तरह काम करते हैं। मतलब पीसी को बताते हैं कि ये गेम कैसे काम करेगा, कैसे दुनिया दिखेगी और कैसे कैरेक्टर्स होंगे। यही कोड्स आपको ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेस करता है और उसे एक पिक्चर के रूप में स्क्रीन पर बताता है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। और गेम्स में भी डेवलपर्स यूनिवर्स के इन लॉज का ध्यान रखते हैं जो लॉज हम इस दुनिया में महसूस करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा सकते हो वगैरह वगैरह, ताकि आपको वो गेम ज्यादा से ज्यादा रियल लगे। हैरानी की बात तो ये है कि आप ये लॉज गेम में कुछ ही नंबर से बना सकते हो। अब जरा देखिए,
यूनिवर्स को ऐसे भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये भी लॉस पर ही है। क्यों कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारे स्पेस के कुछ खूबियां हैं, वो क्यों हैं और ये हमेशा ऐसे ही क्यों है। इनफैक्ट साइंटिस्ट हैरान है कि हमारा यूनिवर्स इन नंबर्स पर है। जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन में होता है गेम में, इस दुनिया का आप जितना भाग देख रहे होंगे सिर्फ वही दिखेगा, आपके पीछे जो चीजें हैं वो नहीं दिखेंगी। ये इसीलिए ताकि कंप्यूटर के हार्डवेयर पे ज्यादा प्रेशर ना आए। और क्या होता है जब आप एक गेम में नजदीक किसी चीज को देखते हैं, आपको वो चीज ज्यादा डिटेल में दिखती है, जिसके लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। और इसके अपोजिट दूर से देखने में वो बारीक डिटेल नहीं दिखाई देती, इसीलिए कम कंप्यूटिंग पावर में भी काम हो जाता है। बिल्कुल कंप्यूटर गेम्स की तरह चीजें हमें भी दिखाई देती हैं जैसे हम उसे देखते हैं, और जब हम उसे नहीं देख रहे होते वो एक हद तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती हैं, बस एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी में होती हैं। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि गेम्स में हम एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। बस ऐसा हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा हो। इसे याद रखना क्योंकि ये हमें आगे कुछ समझने में काम आएगा। अब बात करते हैं साइंस की एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट की, जो यूनिवर्स के एम पार्टिकल्स की बुनियाद यानी फंडामेंटल्स पे बात करता है। ये इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि साइंस में और शायद कोई एक्सपेरिमेंट होगा जिसने इतनी डीप डिटेल से साइंटिस्टों को हिला कर रख दिया। ये एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग ने किया था, जिसका नाम है द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर आप दो स्लिट यानी लंबे साइज के होल से रेत के दाने शूट करोगे तो वो स्लिट के पीछे इस स्लिट के साइज की लाइन के जैसे पैटर्न बनाएगा। इस पैटर्न को हम कहते हैं पार्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल से बनता है। लेकिन अगर हम पानी की वेव्स को इस दो स्लिट से बहाएं तो इस वेव्स के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट का असर बढ़ जाएगा, जुदा हो जाएगा, और इसीलिए ऐसा पैटर्न दिखेगा जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्योंकि ये दो स्लिट से निकले हुए वेव से एक दूसरे से इंटरफेयर यानी दखलबाजी करने से बनी है। अब चलो ये बात कर ली हमने कि पार्टिकुलर पैटर्न क्या है और वेव्स का इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है। लेकिन क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो वैसे पार्टिकल है यही स्लिट से निकाला जाए, तो वेल अगर सिर्फ एक स्लिट हो तो एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पर जब दो स्लिट हो जाती हैं तो बिल्कुल ही अलग अजीब चीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जिसे हम पार्टिकल समझते हैं और इनके पार्टिकल होने के बावजूद लहरों की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करते हैं। ये काफी अजीब है, इसीलिए साइंटिस्टों ने इन इलेक्ट्रॉन पर नजर रखने की सोची और एक टूल से इन पर बने रहे एक्सपेरिमेंट के दौरान देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हैं। और नतीजा ये निकला कि इस बार जब उसे देखा जा रहा था तो उसी इलेक्ट्रॉन ने लेयरों यानी वेव्स की इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाया, बल्कि पार्टिकल की तरह पार्टिकल पैटर्न बनाया। कई बार यही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया और हमेशा ऐसा ही होता। ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को पता चल रहा है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जा रहा है तो ही वो एक पर्टिकुलर शेप में बदलेगा, वरना तब तक वो पॉसिबिलिटी बनकर रहेगा, जिसे हम वेव्स की इंटरफेरेंस की पैटर्न में देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो हमने पहले बात की थी कैसा हो सकता है कि हमारे देखने से रियलिटी क्रिएट हो रही हो, बिल्कुल जैसे गेम्स में होता है। और दूसरा और सबसे अहम प्रूफ इस चीज का कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं दुनिया की सबसे मानी गई थ्योरी से निकलता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आइंस्टाइन ने कई सालों पहले ये प्रूफ किया कि रोशनी की स्पीड यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास है या फिर वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो रफ्तार में रोशनी की स्पीड से तेज नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी प्रूफ किया था कि जितनी तेजी से कोई भी चीज ट्रेवल करेगी इतना ही इस चीज के लिए समय धीमा होने लगेगा। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन में क्लिक कर देना। ये स्पीड और टाइम का गहरा रिश्ता है यूनिवर्स के लॉस में, जिसको आइंस्टाइन ने बताया था। लेकिन ऐसा है ही क्यों वो कोई इंसान नहीं जानता, पर सिमुलेशन थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती है। इसके हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक स्पीड से अपडेट होता है इस दुनिया को प्रोसेस करने के लिए। अब ये स्पीड आज के कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा है, पर ये स्पीड जैसे आप गेम्स में फ्रेम पर सेकंड देखते हो बिल्कुल उसी तरह ही होती है। अब अगर गेम्स की सेटिंग्स में फ्रेम पर सेकंड को बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, यकीनन गेम्स लैग करने लगता है, मतलब स्पीड में स्लो होने लगता है। तो इसी एनालॉजी से कहा जा सकता है कि रोशनी की स्पीड करीब समय जो यूनिवर्स का अपडेट होने का रेट दिमाग गुजरने लगता है, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। इसी तरह रोशनी की स्पीड से
सफर करने पे समय कम्प्लीटली रुक जाता है, मतलब यूनिवर्स प्रोसेस होना ही आपके लिए बंद हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये सब काफी गहरी चीजें हैं, लेकिन ऐसे प्रूफ पाना आज के हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। अब जो फाइनल प्रूफ हमें मिल सकता है वो भी एक मेन लॉ से ही निकला है, जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटांगलमेंट। हम सब जानते हैं कि पार्टिकल जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट और स्टार की तरह एक डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं पार्टिकल स्पिन। लेकिन ये तभी होता है जब हम इन्हें देखते हैं, जिससे पहले वो कोई भी मेन डायरेक्शन में स्पिन नहीं हो रहे होते, बल्कि एक सुपर पोजिशन में होते हैं। अब अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे से एक्सराइट कर सकें तो वो दोनों के स्पिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट की वजह से अपोजिट यानी एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। जिस यूनिवर्स में एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, वैसे ही मोमेंटम भी कॉन्स्टेंट ही रहता है, और ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, और इस चीज को हम कहते हैं क्वांटम एंटांगलमेंट। पर याद रखिए, वो दो पार्टिकल्स को नहीं पता होता है कि इन्हें किस डायरेक्शन में स्पिन करना है, और इन पार्टिकल्स को देखने वाला डिसाइड करता है। और जब कभी इन दो इलेक्ट्रॉन में से किसी को भी देखा गया तो इसका साथ ही एंटांगलमेंट इलेक्ट्रॉन को ठीक इसके अपोजिट स्पिन करता है। और इसी वक्त लेकिन क्या अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन करोड़ों लाइट ईयर दूर की और जगह पे हो, क्योंकि रोशनी से तेज इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को भी वहाँ पहुँचने में एटलीस्ट करोड़ों साल लग जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, वो जानकारी ऑलमोस्ट इसी वक्त पहुँच जाती है। और ये कैसे होता है, इसका जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे भी एक तरह से सवाल खड़ा कर देता है, लेकिन सिमुलेशन थ्योरी के पास इस चीज का जवाब है। अगर वो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें इस लेवल पर कि वो एंटांगलमेंट हो जाएं, तो इसका मतलब इसको प्रोसेस करने वाला सिस्टम दो से एक हो जाएगा। फिर वो दो इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते हैं एक ही सिस्टम से ऑपरेट हो सकेंगे। इसीलिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रोशनी से भी तेजी से पॉसिबल हो पाएगी। तो ये सारी बातें बिल्कुल हैरानी वाली है। साइंटिस्ट जैसे न्यूटन इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनके समय में वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। पर आज के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और इससे भी स्ट्रिंग का एक किस्म का थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जा रहा है, जो आइंस्टाइन थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की काबिलियत रखती है।